हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डाइव टू लर्न में, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि हमारा नेट जेआरएफ के सिलेबस से संबंधित है। तो आज हम उपन्यास की इस श्रृंखला में पढ़ने जा रहे हैं जगदीश चंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास धरती धन्ना अपना। ठीक है। 1972 में ये उपन्यास लिखा जगदीश चंद्र जी ने। इकाई 7 चल रही है हमारी उपन्यास की। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। आज हम पढ़ने वाले हैं धरती धन्ना अपना। तो चलिए देखते हैं इस उपन्यास की। हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसका सारांश, इसके प्रमुख पात्र, इसका जो इसके जो उद्देश्य हैं, और इस नाटक को लेखक ने किस तरीके से दलित जीवन की कसौटी पर परखा, उसकी समस्याओं का चित्रण किया, इन सारी चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पात्रों की बात। तो ये हमने पढ़ा कि 1972 में लिखा जगदीश चंद्र जी का एक अत्यंत ही मार्मिक और दुखांत उपन्यास है। कैसे दुखांत और मार्मिक है, अभी इसकी चर्चा करेंगे कथानक में। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं उनकी बात यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक काली होता है जो मुख्य पात्र है। उसकी प्रेमिका का नाम होता है ज्ञानो। उस काली की चाची का नाम होता है प्रतापी। जस्सू ज्ञानो की माँ होती है। मांगू की बहन ज्ञानो होती है। चौधरी हरिनाम सिंह, छज्जू शाह, निहाली, जीतू, बंटी, प्रीतो, निक्कू, मुंशी शिवराम, पंडित शांताराम, ये मुख्य कुछ पात्र होते हैं इस नाटक जो धरती धरना अपना उपन्यास है इसके। अब इसके कथानक की तरफ चलेंगे। तो धरती धरना अपना जो उपन्यास है, ये जगदीश चंद्र जी ने पंजाब के दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित किया है। तो पंजाब का एक गांव होता है घोड़ेवाहा। ठीक है। इस गांव में कौन सा घोड़ेवाहा नाम का गांव आता है, उसकी चर्चा होती है, जो पंजाब में है। और जो स्थिति कहते हैं पंजाब में है, वही संपूर्ण भारत के दलितों की स्थिति है। और इस प्रकार जाति व्यवस्था और उससे जुड़े उत्पीड़न, अभाव, अपमान, वेदना को अभिव्यक्ति देने में ये उपन्यास कई स्तर पर सफल होता है। तो लेखक ने जातिगत विभाजन के कारण चमादड़ी में बसे चमार न केवल सामाजिक स्तर पर शोषित हैं, ये बताता है, बल्कि वो क्या करता है, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक शोषण को भी झेल रहे हैं। इन सारी चीजों की लेखक यहाँ पर चर्चा करता है। इस उपन्यास की शुरुआत काली के गांव लौटने से होती है। चमादड़ी की हालत दर्दनाक स्थिति तक पहुंची हुई है। पूरी चमादड़ी में एक घर भी पक्की ईंटों का नहीं होता है। नंग धड़ंग, आधा तन ढकने भर कपड़े पहने बच्चे, पसीने की गंध से गंधाती औरतें, बात बात पर गालियां निकालती, बच्चों को पीटती माएं, ये यथार्थ चित्रण चमारों के आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन को हमारे सामने स्पष्ट करता है। चौधरी हरिनाम सिंह का जीतू को लातों से लहूलुहान होने तक मारना, साथ ही अपमानित करने वाली गालियां देना, दलित समाज के शोषण और उत्पीड़न को जो दर्शाता है। चमादड़ी का कोई भी व्यक्ति जीतू को बचाने की कोशिश नहीं करता, न ही चौधरी के इस कार्य की निंदा करता है। तो चौधरियों द्वारा जाति के अहम की तुष्टि के लिए फैलाए इस आतंक का कोई भी सामना नहीं करता है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो चमार चौधरियों पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो भी अत्याचार यहाँ पर होते हैं उनका वो कोई विरोध नहीं करता। तो चमार तो या तो बेगार करने वाला बंधुआ मजदूर है अथवा दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर। तो उनकी जो स्त्रियां हैं वो खेतों में चौधरियों के घरों में साफ सफाई करती हैं। बदले में एक आध रोटी या कुछ सेर उनको दाने मिल जाते हैं। और चौधरी हरनाम सिंह अपनी जाति की अहम की तुष्टि के लिए अमानवीय पद्धति का प्रयोग करता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शोषण संस्थाओं का निर्माण इसी उद्देश्य से वो करता है, जिसके अंतर्गत गुलामों की तरह जीने वाला एक समुदाय तैयार किया गया। धर्म के टोटकों का आधार देकर जन्म और कर्म सिद्धांत की झूठी साजिश में फंसाकर मानसिक व शारीरिक रूप से, यानी इन लोगों ने उसको स्थितियों को क्या कर दिया, पंगु बना दिया। तमाम दलित जातियों का इन्होंने सदियों से शोषण किया। इन लोगों ने, उच्च जातियों ने, अब वे अपने अस्तित्व बोध से प्रेरित होकर बगावत पर न उतर आए, इस डर से सवर्ण की कई जातियां अमानुषता का सहारा लेती रहीं। और हरनाम सिंह द्वारा जीतू को इस प्रकार पीटना यही दिखाता है इस उपन्यास में। तो आगे
और लेखक क्या बताता है यहाँ की कि दलित वर्ग को दबाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की यंत्रणाएं देकर शारीरिक यंत्रणाओं के माध्यम से मानसिक रूप से उनको पंगु बनाना, इस बात को लेखक यहाँ पर रेखांकित करता है। और स्वयं शोषित वर्ग में सजगता नहीं है, इसलिए चौधरियों या शोषक वर्ग के प्रति घृणा की बजाय अपने ही वर्ग के लोगों को वो दुत्कारते हैं। निर्दोष जीतू की भर्त्सना समारोह में ही कई लोग करते हैं, लेकिन उस समाज की ज्ञानों चौधरियों को गालियां देती है, क्योंकि नाजायज बातें देखकर उसको गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा काली को भी आता है जब वह अपनी चाची से कहता है, अगर जीतू की जगह मैं होता तो चौधरी की बाह मरोड़ देता। तो लोग मतलब वहां के वो खुद अपने ही वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे थे उस समय। तो काली जब 6 साल कानपुर में रहकर अपनी मानवीय अस्मिता के प्रति सचेत हुआ, इसलिए वो अपनी कमाई से पक्का मकान करवाना चाहता है, लेकिन चाची उसकी डरती है और चाहती है कि काली ऐसी बातें ना सोचे, क्योंकि इससे पहले किसी ने पक्की ईंट नहीं लगवाई थी। तो वो काली भी यही डरता है, यानी इसलिए वो काली को उसके प्रति जो व्यवहार है उसे मतलब इन सारी चीजों को बताता है कि उसके यहाँ कभी भी यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो पाया है, यानी किसी ने पक्के मकान ईंटों का मकान नहीं बनवाया है, तो काली भी ना करे। आगे बढ़ते हैं इस उपन्यास में। अब हम इसके कथानक पर चलेंगे कि ये धरती धरना अपना के लेखक जगदीश चंद्र पंजाब के होशियारपुर जिले में 23 नवंबर को इनका जन्म होता है। घोड़ेवाह उनका पैतृक गांव था और वह रलहन उनकी ननहाल थी, और वे अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि की। फिर उन्होंने यानी 10 अप्रैल 1996 को उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो सारांश है उसको हम देख लेते हैं कि इसका आरंभ काली के 6 साल बाद कानपुर आने से होता है। घोड़ेवाह गांव लौटता है वो कानपुर से। गांव में काली की मातृ संबंधी उसकी चाची प्रतापी होती है। उसके माता पिता चाचा का देहांत हो चुका है। काली को उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके माँ बाप उसके सैसों में चल बसे थे। काली का पिता जो मारवा गांव का चर्चित पहलवान था, उसके गांव लौटने का एकमात्र कारण चाची से उसका मोह है। पौ फटने पर यानी प्रातः काल ही जैसे ही गांव पहुंच जाता है काली, 6 साल में गांव में कोई तब्दीली उसको नहीं नजर आती। गली गली के कुत्ते उसका स्वागत करते हैं भौंक भौंक कर। घर पर चाची को जीवित पाकर बड़ा प्रसन्न हो उठता है, और काली की चाची काली के लौटने पर यानी शक्कर बांट करके खुशियां मनाती है, पूरे मोहल्ले को सूचना देती है। 6 वर्ष के कानपुर प्रवास में काली और गांव वालों के बीच एक दूरी आ गई। चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी पक्का नहीं हुआ अभी तक। मोहल्ले की औरतें काली से हंसी मजाक कर उसका अजनबीपन दूर करती। 6 साल कानपुर में मजदूरी कर काली कुछ कमाई कर लौटा। उसे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ा। कुछ गांववासी उसे बाबू कालिदास कहने लगे थे, यानी क्योंकि वो पैसा कमा कर आया था। तो गांव की जमीनों के मालिक जो होते हैं चौधरी होते थे। एक दो बनिए दुकानदार हैं। जमीनों पर तथा घरों पर काम करने वाले दलित चमार होते हैं, और चौधरी लोग बेबाक चमारों से गाली गलौज करते, उन्हें पीटते रहते। उपन्यास के शुरू में ही हरनाम सिंह अपनी खेत की फसल नष्ट करने पर जीतू को पिटाई करता है। हालांकि वह निर्दोष होता है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना हुआ है, और जब उसकी बहन ज्ञानी भी ज्ञानो जो होती है चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है। ज्ञानो काली को ज्ञानों के प्रति वो आकर्षित करते हैं। ये सारी बातें यानी ज्ञानों और काली के बीच में एक आकर्षण पैदा करती है। और काली अपने कच्चे कोठे को गिराकर फिर क्या करता है, पक्का मकान बनाने की सोचने लगता है। इसके बाद छज्जू शाह से वो सलाह लेता है कि मतलब वो कैसे अपने मकान को बनवाए, किस तरीके से। तो छज्जू शाह उसे पक्का मकान बनाने के उपाय तो बताता है, लेकिन साथ ही काली को इस तथ्य से अवगत करा देता है कि जिन घरों में वो लोग रह रहे हैं वो क्या है, गांव की मतलब साझे की जमीन है, उन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। मतलब जब तक वो है तभी तक उनके घर में, तब तक वो उनका, यानी जब उनके खानदान का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तब वो मकान गांव के हिस्से में आ जाएगा। तो काली की गांठ में पैसा देखकर गांव का छज्जू सा उसे उसके चाचा का लिया उधार उस पर ब्याज की रकम भी झटक लेता है। और उसके बाद काली का जो अपना पक्का मकान बनाने का जो सपना होता है वो सोचता है, और वो यहीं से जब वो अपने पक्के मकान की सोचता होता है, क्योंकि उसकी बिरादरी में किसी का बना नहीं होता है, तो यहीं से वास्तव में क्या होता है, दलितों के शोषण पर टिकी जो ग्रामीण सामंती व्यवस्था की विध्वंसात्मक कार्रवाई शुरू हो जाती है। और काली का चौधरियों के सामने आत्मसम्मान की भावना से पेश आना उनके दमनात्मक रवैये को चुनौती देता है। यानी काली
सबसे अपने एक आत्मसम्मान की भावना से पेश आता था। उनका जो दमनात्मक रवैया था उसका वो विरोध करता था। उसका अपना दलित समाज भी यानी काली का प्रशंसक नहीं था। यानी अगर वो उन लोगों का विरोध करता था उच्च जाति के लोगों का, तो उसके जो अपने ही जाति के लोग थे उसका समर्थन नहीं करते थे। ज्ञानो या जीतू आदि कुछ गिने चुने प्रबुद्ध दलित युवक युवतियों को छोड़ चमादड़ी के अधिकांश लोग काली से ईर्ष्या करते। विशेषता ज्ञानों का भाई मंगू से उलझा ही रहता, और एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी होती है। काली के पड़ोसी निक्कू को भी मंगू काली से लड़वाता है। लेकिन धीरे धीरे गांव में काली की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ ही ज्ञानों और काली में प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं। तो काली यद्यपि चमादड़ी में पहला पक्का मकान बनवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन वह जिस किसी से भी मिलता है, मिस्त्री हो या छज्जू सा, सब उसके साथ चमार कहकर छुआछूत का बर्ताव करते हैं, जो उसको बहुत चुभता। नंद सिंह इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, ईसाई बन जाता है और फिर छुआछूत। लेकिन उसका जो छुआछूत है पीछा नहीं छोड़ती, यानी लोग धर्म परिवर्तन तक भी करते, लेकिन वो इन सारी चीजों से बच नहीं सकते। और मंगू जो क्या होता है, काली से शत्रुता रखने लगता है, लेकिन चौधरियों द्वारा उसे बार बार कुत्ता चमार कहकर पुकारा जाना भी काली को बहुत बुरा लगता है। गांव के जो ईसाई पादरी होते हैं या किताबी कामरेड डॉक्टर बिशनदास छुआछूत के इस बर्ताव को यानी रोकने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं अपनी तरफ से। तो काली अपने पिता मारवे की तरह कबड्डी का खिलाड़ी होता है, अपने खेल का जौहर गांव में दिखाता है। चौधरियों का लड़का हरदेव जानबूझकर खेल में उसका कूल्हा तोड़ देता है, और लालू पहलवान इस हरकत के लिए हरदेव को फटकारता है और काली को इलाज भी करता है। फिर क्या होता है, काली की चाची की जो होती प्रतापी जिसका नाम होता है, अचानक बीमारी व झाड़ फूक के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी देहांत हो जाता है, और वहीं से इस कथा में एक नया मोड़ आ जाता है। यानी काली का जो पक्का मकान बनाने का सपना होता है पूरा नहीं हो पाता। न सिर्फ मकान बीच में छूट जाता है, उसकी कमाई के पैसे, चाची द्वारा बनाए गए गहने रुपए सभी चाची की मृत्यु के बाद शोक जताने आई कोई पड़ोसन उड़ा ले जाती है। तो इस तरीके से काली का जो कुछ होता है, जो कुछ कमा कर लाता है, सब कुछ वहां पर लुट जाता है। और जब सब कुछ लुटाकर काली घास खोदने का धंधा करता है और फिर लालू के यहाँ मजदूरी करने लग जाता है। और उसके बाद एक कहानी का अगला जो मोड़ होता है, गांव में बाढ़ होती है। यानी प्राकृतिक आपदा का सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चौधरियों के खेत को बचाने के लिए दलित बेगार नहीं करना चाहते। 3 दिन के काम के बाद भी दिहाड़ी न मिलने पर चौधरी और चमार में संघर्ष शुरू हो जाता है। चमारों का बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, वे काम से हड़ताल करते हैं। पादरी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन शर्त भी रखता है कि उन्हें उसके लिए यीशु की शरण में आ जाना चाहिए। डॉक्टर बिशनदास व कामरेड टहल सिंह जैसे हवाई कामरेड दलितों की सहायता न करके केवल उनको भाषण पिलाते हैं, जलसा करने की घोषणा करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब 15 दिन तक बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, इन सारी स्थितियों को देखकर विवश होकर चमार क्या होते हैं, उनका साहस जवाब दे जाता है, और आखिरकार वो लोग चौधरियों से समझौता करने को विवश हो जाते हैं। और दोनों पक्षों में ही संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी पर दोनों लोग समझौता कर लेते हैं। तो धरती धन्ना अपना का जो अंतिम पक्ष होता है वो ज्ञानो और काली के प्रेम का अंत होता है। यानी मार्मिकता से लेखक इस घटना का चित्रण करता है। ज्ञानो गर्भवती हो जाती है, काली के साथ उसकी शादी समाज को स्वीकार नहीं होती। गांव उनके प्रेम संबंधों के कारण दोनों का दुश्मन हो जाता है। काली की प्रतिष्ठा वहां पर खत्म हो जाती है, लालू पहलवान उसे नौकरी से निकाल देता है। काली पड़ोस के कस्बे में मजदूरी करने लगता है। वह ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है, लेकिन दोनों अपना मिलना जुलना भी बंद नहीं करते, और परिणामतः ज्ञानों को उसकी माँ व भाई जहर देकर मार डालते हैं और काली गांव से भाग जाता है। तो इस तरीके से इस नाटक का, इस उपन्यास का एक दुखद अंत होता है। काली के गांव लौटने से जो सुखद शुरुआत होती है इस उपन्यास की, सुखद आरंभ होता है, उसका अत्यंत विषम परिस्थितियों में गांव से जान बचाकर अपनी प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से चले जाने से इस उपन्यास का अंत हो जाता है। तो इसका जो कथा सूत्र होता है, एक सूत्र एक पिरो कर चलता रहता है, यानी एक दूसरे में कहानियां बंधी हुई होती हैं और पाठकों को भी वो बांधे रहती हैं। तो इस तरीके से इसका अंत जो दुखांत होता है, और ये काफी मार्मिक कहानी बनकर हमारे सामने आती है।
तो आगे अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि दलित जीवन की कसौटी पर यह उपन्यास किस तरीके से खरा उतरता है। तो उपन्यासकार जगदीश चंद्र के स्वयं के वक्तव्य के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो उनका है कि उपन्यास दलितों के जीवन पर यथार्थ केंद्रित, यानी जो यथार्थ जीवन है दलितों को उस पर ये केंद्रित है, इसलिए उन्होंने समाज के अन्य सभी समुदायों को, उनके साथ अंतः संबंधों को भी चित्रित किया है। उपन्यास का हमने आरंभ देखा कि काली के गांव लौटने की घटना से होता है। गांव की सीमा में जब दाखिल होता है तो लेखक बड़े इस पूरे भूगोल को बताता है, सामाजिक वातावरण को अंकित कर देता है। कैसे? एक कथन है कि पहले आता है चौधरियों का मोहल्ला जिसमें हवेलियां हैं, फिर स्कूल आता है जहाँ के के लिए साग, गन्ने, गाजर, मूलियां जाटों के लिए लड़के लाते थे, लेकिन मुंशी के घर उन्हें कर्मियों के लड़के पहुंचाते थे। फिर मंदिर और उसके चारों ओर दुकानदारों के चौबारे। उससे आगे हरिजन बस्ती जो चमादड़ी कहलाती, जहाँ गोबर की तेज बदबू है, जिसका कुआं गंदे पानी और कीचड़ से घिरा है। इस गली में सारे घर कच्चे व टूटे फूटे हैं। तो लेखक हर जाति व्यवस्था के आधार पर उस गांव की स्थिति का चित्रण यहाँ पर करता है। तो ये जो ऊपर इसमें लेखक कहता है कि धार्मिक मतलब एक इसमें काली के प्रति जो नंद सिंह का व्यवहार, उसमें अच्छे दामाद होने की संभावना से परिचालित है। दलित समाज में भारतीय समाज की जो रूढ़ियां हैं उनका प्रभाव लेखक बताता है, जो उनके समाज में कई दुखांतक स्थितियों को जन्म देता है। जैसे काली और ज्ञानों के बीच कोई सीधे रिश्तेदारी ना होकर भी विवाह संबंध समाज को नहीं स्वीकार होता है, भले ही उनमें एक आदर्श दंपति के बनने के गुण क्यों ना हो, समाज उसको स्वीकार नहीं करता। और जगदीश चंद्र जी ने दलित जीवन के उन बिंदुओं पर चित्रण किया जो कि सामाजिक आर्थिक जीवन पर बल देते हैं। यानी जैसे कि नंद सिंह जैसा एकाध चरित्र है उपन्यास में जो जूते बनाने का स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करता है, फिर भी मानवीय सम्मान नहीं मिलता। यानी ये उपन्यास दलित यानी चमार गांव के जमींदारों पर काम के लिए आश्रित हैं, इसलिए उन्हें कम्मी भी कहा जाता है। लेकिन उनका जमींदारों के साथ मजदूर और मालिक का जो आधुनिक संबंध है वो नहीं है। यानी आज समय 8 घंटे के दिहाड़ी पर उन्हें निश्चित वेतन मिलता है, लेकिन तब क्या था, वो अर्ध गुलामों जैसी स्थिति उनकी थी। जमींदार उनकी स्त्रियों का भी शोषण करते थे और हर तरीके से उनका शोषण होता था। वही लेखक ने यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो अंत में बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो उद्देश्य से पहले इसके कुछ बिंदुओं पर और चर्चा कर लेते हैं कि जो दलित स्त्रियां थी वो क्या थी, सवर्ण सवर्णों पुरुषों द्वारा यौन शोषण का शिकार होने से अपने को बचा नहीं पाती। एक तो आर्थिक रूप से इन्हीं सवर्ण समाज पर निर्भर, खेतों खलिहानों जंगलों और घरों में काम के वक्त सामाजिक रूप से वो सुरक्षित नहीं होती थी। उसके प्रति सवर्ण पुरुषों का रवैया विकृति की स्थिति पहुंचाता था और केवल उसको भोग की वस्तु समझा जाता था। समाज में निम्न मानी गई श्रेणी के कारण सुरक्षा के उन सभी कवचों से दलित स्त्रियां क्या थी, वंचित थी, और अतः वो क्या थी, हर समय असुरक्षित महसूस करती थी। समर जातियों के मन में चमारों के प्रति घृणा का भाव कितना गहरा है, ये काली के पक्का मकान बनने के प्रसंग से हमें देख सकते हैं। और उसके बाद जाति अहम के कारण अपनी श्रेष्ठता व वर्चस्व बनाए रखने के लिए बौखलाए हुए विप्र कभी छुआछूत के व्यवहार द्वारा उसे अपमानित करते, तो कभी शारीरिक यंत्रणा भी देते। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखा कि हमने कि यहाँ पर हर तरीके से सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लेखक ने एक विध्वंसात्मक कार्रवाई की, उसका विरोध जताने की कोशिश की, उसकी यथार्थ स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। यानी धर्म परंपराओं की अमानवीय जो रूढ़ियों का पालन जो सवर्ण लोग करते, दलितों का आर्थिक व सामाजिक अधिकारों से जो उनको वंचित रखते अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, तो इन सारी चीजों का लेखक ने यहाँ पर चित्रण किया है। तो इस उपन्यास का उद्देश्य क्या है कि इसमें हम देखेंगे कि भारतीय जाति व्यवस्था के निमित्त यानी जो पीछे पीछे छुपा जो स्वार्थ है ना, जो षड्यंत्र है, जो जातियों को कटघरे में बांटती हैं और एक जात की जो श्रेष्ठता बनी रहती है, अन्य जातियों का जो जो उनके गुलाम बनकर जीते हैं, इन सारी चीजों को लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। और जो बहिष्कृत कर दी गई जो चमादड़ी बस्ती होती है, दलित जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, जो उनका विरोध होता है, उनका लेखक यहाँ पर यानी चर्चा करता है। और मानव निर्मित जो जाति व्यवस्था है उस पर लेखक ने व्यंग्य किया, उस पर टिप्पणी की।
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संदर्भ में, यानी जाति जन्म लेते ही ये सारी स्थितियां किस तरीके से बदल जाती हैं, इसकी बात लेखक यहाँ पर करता है। दलित जीवन की त्रासदी की चर्चा यहाँ पर करता है। छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार, इन सारी चीजों को लेखक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जो उच्च जातियां हैं अपनी अहम की तुष्टि के लिए जो हर गलत कार्य करने को तैयार रहती हैं, है ना, जो शोषण करती हैं निम्न जातियों का, उसका चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि धर्म का सहारा लेकर धर्म के कट्टर अनुयायी इंसानों के प्रति कितने अमानवीय हो जाते हैं, इस सारी बिंदुओं पर लेखक ने यहाँ पर चर्चा की। तो ये उपन्यास यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये उपन्यास धरती धरना अपना यहाँ पर कवर किया, जिसके सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। 1972 में ये लिखा गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इससे संबंधित जो भी आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं हमने सारे कवर किए। तो वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। कल मिलते हैं इसके अन्य बिंदुओं पर, दूसरे उपन्यास के ऐसे ही बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।